हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 11th के लिए इकोनॉमिक्स फॉर महाराष्ट्र बोर्ड और इसके अंदर हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है द इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र। चैप्टर नंबर 4 का ये लेक्चर नंबर 2 है। ओके, आज के लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो किस सेक्टर में कितना रहा और कैसा रहा उसको पढ़ने वाले हैं। अगर किसी भी स्टेट की बात करें, किसी भी कंट्री की बात करें, किसी भी इकोनॉमी की बात करें तो उसका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो 3 सेक्टर पे डिपेंड करता है, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है एग्रीकल्चरल सेक्टर, सेकंड है इंडस्ट्रियल सेक्टर और थर्ड है सर्विस सेक्टर। एग्रीकल्चरल सेक्टर को फर्स्ट नंबर पे यहाँ पर इसलिए रखा है क्योंकि इंडिया जो है वो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती है, इसीलिए इसको कृषि प्रधान देश बोला जाता है, कंट्री बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी पे हम हमेशा से डिपेंड रहे हैं पास्ट में। एग्रीकल्चरल सेक्टर इंडिया का नहीं देख के हम यहाँ देखने वाले हैं महाराष्ट्र का। वैसे एग्रीकल्चरल सेक्टर से इंडिया बहुत ज़्यादा ग्रो करता है ओवरऑल इंडिया लेवल पर, लेकिन महाराष्ट्र में कुछ उल्टा है। यहाँ आप इकोनॉमिक सर्वे ऑफ महाराष्ट्र जो आया हुआ है उसको देखेंगे तो ये 2016-17 या फिर 17-18 के अंदर एक इन्होंने सर्वे किया था जिसका नाम था इकोनॉमिक सर्वे ऑफ महाराष्ट्र। इसके अंदर इन्होंने बताया ग्रोस स्टेट वैल्यू जो एडेड है, ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड है वो एग्रीकल्चरल से रहा है 12.2%। वहीं ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड जो रहा है एग्रीकल्चरल से 2001-2 के अंदर 15.3%। यानी कि टोटल ग्रोस स्टेट जो वैल्यू है उसके अंदर 17-18 में एग्रीकल्चरल का भाग था 12.2% और 2001-2 के अंदर कितना था 15.3%। तो यहाँ पर देखा जाए तो एग्रीकल्चरल का जो परसेंटेज है, ग्रोथ का परसेंटेज है वो बढ़ना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर देखिए पहले 15.3 था 2001-2 के अंदर और 17-18 में कितना हुआ है 12.2%, यानी कि डिक्रीज हुआ है। लेकिन अगर अदर स्टेट की बात करेंगे तो ऐसा नहीं है, वहां पर इंक्रीज हुआ है। लेकिन महाराष्ट्र में एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के अंदर डिक्लाइन कंटिन्यू देखने को मिला है। तो क्या प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से महाराष्ट्र की इकोनॉमी में एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसका जो परसेंटेज है वो कम रहा है। तो वो जनरल प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चरल सेक्टर कौन कौन सी है वो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जामिनर जो है वो पूछ सकता है कि ये क्वेश्चन दे सकता है कि व्हाट इज द जनरल प्रॉब्लम इन एग्रीकल्चरल सेक्टर, कहाँ पर, महाराष्ट्र के अंदर। तो जनरल प्रॉब्लम में सबसे फर्स्ट आता है डिक्रीज इन द एवरेज साइज ऑफ लैंड। जो साइज ऑफ लैंड है उसमें क्या आया है, डिक्रीज आया है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर अधिकतर अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, शहरीकरण है ना, सिटीज़ बड़ी होती जा रही है, जंगल कटते जा रहे हैं, फॉरेस्ट कटते जा रहे हैं, एग्रीकल्चरल लैंड पर जो है रेजिडेंशियल कॉलोनीज बस रही है। तो एक वो वजह है। सेकंड वजह है लो फार्म प्रोडक्टिविटी। जो फार्म प्रोडक्टिविटी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है क्योंकि वहाँ पर लैंड के रेट्स भी ज़्यादा है, इंडस्ट्री ज़्यादा है, बाहर का भी फॉरेन का भी कोई इन्वेस्टर या कोई कंपनी आती है तो सबसे पहले वो महाराष्ट्र के ऊपर ही इंटरेस्टेड होती है, वहाँ पर वो आती है ना। तो एक इंडस्ट्री लेवल ज़्यादा है वहाँ पर, जिसकी वजह से साइज ऑफ लैंड भी कम हुआ है और लो फार्म प्रोडक्टिविटी भी हुई है। थर्ड नंबर पॉइंट आता है एक्सेसिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर स्मॉल क्वेश्चन भी कोई ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू या फिलिंग द ब्लैंक्स भी बन सकती है। वो क्या है, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। तो देखो जब भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की जाती है तो उसमें 3 चीज़ें यूज़ की जाती है। एक यूज़ किया जाता है केमिकल फर्टिलाइज़र। केमिकल फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, ये केमिकल होते हैं जो क्रॉप है उसको ग्रो कराने में मदद करते हैं, है ना। तो इसको डालने से उनकी ग्रोथ होती है, तो ये केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं। सेकेंड नंबर होते हैं पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं कि जो 2 तरह के कीड़े मकोड़े होते हैं जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी या जो क्रॉप होती है उसको एक नुकसान पहुंचाते हैं, एक फायदा पहुंचाते हैं। ये पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, 2 तरह के होते हैं। जो नुकसान पहुंचाते हैं उनको खत्म करते हैं और जो कीड़े मकोड़े फायदा पहुंचाते हैं क्रॉप को, फसल को, उसको ये बढ़ावा देते हैं। तो ये पेस्टिसाइड्स होते हैं। नेक्स्ट होता है सोइल डिग्रेडेशन।
सॉइल डिग्रेडेशन का मतलब यहाँ पर है जमीन की जो कैपेसिटी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी है, उसका डिग्रेड होना। तो ये तीन चीजें यहां पर मैंने आपको समझाई। अब ये क्या कह रहा है, प्रॉब्लम कैसे होगी? ये तो अच्छी बात है, केमिकल यूज करेंगे, फर्टिलाइजर यूज करेंगे, पेस्टिसाइड्स यूज करेंगे तो अच्छा है, बट यहां पर कैसा यूज हो रहा है? एक्सेसिव यूज, बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। और ज्यादा यूज करने की वजह से केमिकल फर्टिलाइजर यूज करो या पेस्टिसाइड यूज करो, बहुत ज्यादा बार बार कंटिन्यू यूज करने से जो सोइल है वो कैसी हो रही है? डिग्रेडेशन हो रहा है, उसकी जो उपजाऊपन है वो खत्म हो रहा है। तो इस वजह से भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हुई है। नेक्स्ट आता है फोर्थ नंबर, एग्रीकल्चरल इनडेप्थनेस। इसमें क्या होता है, जो बहुत सारे फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं? लोन ले लेते हैं, ठीक है, और लोन लेने के बाद में वो अगर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी अच्छी नहीं हुई, क्लाइमेट चेंज हो गया या कोई किसी भी प्रॉब्लम की वजह से अगर फसल अच्छी नहीं हुई, क्रॉप अच्छी नहीं हुई, तो वो फिर उस लोन का पेमेंट नहीं कर पाते हैं और वो इस लोन के अंदर दब जाते हैं और फिर नेक्स्ट टाइम वो जो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं कर पाते, उनके पास इतना फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो इतनी अच्छी नहीं हो पाती है उनकी कि वो वापस क्रॉप उगा सकें। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए गवर्नमेंट, आपको पता है बहुत सारी स्टेट्स के अंदर जो किसान हैं, जो फार्मर्स हैं हमारे देश के, और उनकी अगर फसल बर्बाद हो जाती है तो गवर्नमेंट उनको फिर सब्सिडी भी देती है, उनकी हेल्प करती है और कई सारे लोन्स को जो है माफ़ कर दिया जाता है। वो इसीलिए ताकि वो नेक्स्ट टाइम जो है वापस अच्छे से खड़े हो सके, नहीं तो वो लोन में दब जाएंगे तो फिर वो कभी भी खेती बाड़ी नहीं कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट आता है पुअर इम्प्लीमेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स एंड एडवांस क्रॉप पैटर्न्स। अब देखो, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है, गवर्नमेंट को भी पता है ये सब प्रॉब्लम हो रही है, तो इससे नुकसान तो गवर्नमेंट को, इकोनॉमी को है, तो गवर्नमेंट भी इसको सुधारने के लिए कुछ काम तो करती है। वो क्या करती है? बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स प्रोग्राम्स लेके आती है, बहुत सारे वो जो है क्रॉप पैटर्न्स लेके आती है ना, और किसानों को एजुकेशन देने की कोशिश करती है। बट गवर्नमेंट पॉलिसीज या कोई एक्ट या कोई कानून तो बना देती है, लेकिन उनका इम्प्लीमेशन सही से नहीं हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको जो है बहुत अच्छे परसेंटेज बनाने हैं, तो आपने एक टाइम टेबल तो बना लिया कि सुबह उठना चाहिए 4 बजे, इतने घंटे ये पढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, मोबाइल नहीं देखना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, आपने टाइम टेबल बना लिया, बट क्या आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? जो बच्चा इम्प्लीमेंट कर पाएगा उसको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन 90% बच्चे उसको इम्प्लीमेंट सही से नहीं कर पाते हैं, तो सेम चीज़, फिर रिजल्ट नहीं मिलता है। तो यहाँ पर भी गवर्नमेंट पॉलिसीज तो बनाती है, लेकिन उनका इम्प्लीमेशन सही से नहीं हो पाता है। उसकी बहुत सारी रीजंस है, उस पर हम नहीं जाएंगे। सबसे बड़ा रीजन करप्शन है। नेक्स्ट आता है एडवर्स लैक ऑफ कैपिटल। जो फार्मर्स हैं उनकी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से उनके पास पूंजी नहीं है, कैपिटल नहीं है कि वो एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज कर सकें और उससे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर सकें। तो लैक ऑफ कैपिटल भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लैक ऑफ मार्केटिंग फैसिलिटीज, कई बार अगर क्रॉप अच्छी हो भी जाती है तो भी उनके पास में इतनी अच्छी मार्केटिंग फैसिलिटी नहीं है, इतने अच्छे उनके पास मार्केटिंग टूल नहीं है कि वो उस फसल को अच्छे दामों पर बेचकर अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को सुधार सकें। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, और उसके बाद क्लाइमेट चेंज हो जाता है तो बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, बाढ़ आ जाती है तो प्रॉब्लम होती है, और अगर बहुत कम हो तो भी प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे क्लाइमेट चेंज होते हैं जिसकी वजह से भी किसानों को, फार्मर्स को जो है अच्छी क्रॉप नहीं मिल पाती है, अच्छी ग्रोथ नहीं मिल पाती है। और इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से जो इकोनॉमी सर्वे ऑफ महाराष्ट्र हुआ था वो इन प्रॉब्लम्स की वजह से बताता है कि पहले जो ग्रोथ थी 15.3% वो अब रह गई है 12.2%, और लेटेस्ट डेटा आएगा तो शायद इससे भी कम हो। गवर्नमेंट ने भी क्या किया, जब इकोनॉमिक सर्वे किया और ये सब पता चला और उनको ये डेटा सामने आया, तो उन्होंने 2017-18 के अंदर क्या किया, इनके लिए कुछ काम करना स्टार्ट किया ताकि इनमें इंप्रूवमेंट हो सके। उसमें सबसे पहले उन्होंने किया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी सीड्स एंड रीजनेबल रेट। जो बीज होते हैं वो क्वालिटी वाले रीजनेबल रेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने स्टार्ट कर दिए। सेकंड नंबर किया उन्होंने डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, है ना, सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है ना, तो इरिगेशन फैसिलिटी जो है उसको डेवलप किया। जो फार्मर्स हैं उनकी जो लैंड्स है वहाँ तक
इरिगेशन फैसिलिटी को डेवलप करना और पहुंचाना स्टार्ट किया। इलेक्ट्रिसिटी ऑन डिमांड, अगर एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अगर एग्रीकल्चर एक्टिविटी की जाए तो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है इकोनॉमी को, फार्मर को, सबको। तो वो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, अगर इनलैंड वाटर को यूज़ करना है तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ही चाहिए। तो वो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को पूरा करने की कोशिश की गई। फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया जाने लग गया, गवर्नमेंट जो है लोन वगैरह सस्ते में प्रोवाइड करने लग गई, और कभी क्रॉप वगैरह डिस्ट्रॉय हो जाए तो उन लोन को माफ़ करने जैसे प्लान्स भी लाए गए। उसके अलावा एक और चीज़ इन्होंने प्रोग्राम चलाया जिसका नाम है APMC। ये APMC क्या है? ये है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी, यहाँ था ना मार्केटिंग का फैसिलिटी का कमी थी, तो उसको पूरा करने के लिए एक मार्केटिंग कमेटी बना दी गई ताकि उनकी मार्केटिंग भी की जा सके। और सबसे लास्ट एंड फाइनल अवेयरनेस मतलब जागरूकता फार्मर्स के अंदर पहुंचाई जानी स्टार्ट कर दी है इस पॉलिसी के अंदर, इस सर्वे के बाद में, ताकि वे अवेयर हों, उनको पता लगे, वो एजुकेशन दिया जा सके एग्रीकल्चरल एक्टिविटी का, एग्रीकल्चर क्रॉप का, कि कौन से मौसम में कौन सी फसल लगानी चाहिए, कितना पेस्टिसाइड यूज़ करना चाहिए, कितना केमिकल यूज़ करना चाहिए, ताकि आपकी सोइल जो है वो डिग्रेड ना हो। तो ऐसी अवेयरनेस जो है वो दी जाने लग गई। तो ये इम्प्रूवमेंट के लिए कदम उठाए हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह इकोनॉमिक सर्वे ऑफ महाराष्ट्र बताता है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर ग्रोथ तो छोड़ो, डिक्लाइन आना स्टार्ट हो गया है महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर करेंगे। अगर आपको इन वीडियो से हेल्प मिल रही है तो आपके जितने भी क्लासमेट्स हैं उन तक ये वीडियो आप ज़रूर शेयर करें। शेयर करने के लिए नीचे बटन दिया हुआ उसको दबाएं और उनके व्हाट्सएप नंबर पे आप शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कैसा लगा वो नीचे कमेंट करके बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपका सपोर्ट मिलेगा तभी हम इस चैनल को और ग्रो करेंगे और भी सब्जेक्ट्स की क्लासेस यहाँ पर लेके आएंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।